एक खूबसूरत से चेहरे के पीछे होती है एक खूबसूरत सी हंसी और उस हंसी को और खूबसूरत बनाते हैं हमारे दांत। जी हाँ, न्यूज इनिशिएट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। आज हमारे साथ हमारे शो में जुड़ गई हैं डेंटिस्ट डॉक्टर अनुश्री माथुर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। मैम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आजकल लोग दांतों की देखभाल में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आजकल लोग दांतों की नियमित सफाई नहीं करते। लोगों को सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। हर कुछ खाने के बाद में, चाहे मीठा हो कुछ भी हो, जी। कुल्ला जरूर करना चाहिए। और एटलीस्ट एक बार नमक के पानी से कुल्ला जरूर करना चाहिए। स्पेशली बच्चों को अगर उन्हें कुल्ला करना नहीं आता तो भी उनको पानी का इंटेक जो है वो बढ़ाना चाहिए, ताकि जी। जो थूक होता है उनका वो पतला हो, तो वो आराम से दांतों के बीच में से स्विश कर पाए और कैविटीज का खतरा कम रहे। जी। जैसे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों को किस एज से ब्रशिंग शुरू कर देनी चाहिए? अमूमन दीपाली जी 6 महीने से बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं। जी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब पहला दांत नजर आए मुंह में तभी ब्रशिंग शुरू करा देनी चाहिए। पर 6 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है, जी। तो या तो फिंगर ब्रश लें या फिर साफ कॉटन का क्लॉथ उसको पानी में डिप करके उससे साफ करें। जिन बच्चों के दांत नहीं आते हैं, जो दूध की बोतल लेते हैं, है ना, या आप कुछ भी हनी डिप वाटर लेते हैं, तो वो नॉर्मल कॉटन के स्वैब को डिप करके पानी में उससे क्लीन कर लें। जितनी बार दें उतनी बार क्लीन करें, क्योंकि ये वो टाइम है जब कैविटीज का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका साफ सफाई रखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। बच्चे जैसे कि कुल्ला प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे, तो पेस्ट जो हम उनको ब्रश पे लगाते हैं वो कैसे भी करके अपने शरीर के अंदर जाता है बच्चों के, तो वो कितना नुकसानदायक है? मैम सबसे पहली बात तो जो हम पेस्ट लेते हैं 0 से 3 साल के बच्चों के लिए, वो अपन लेते हैं चावल के दाने जितना, है ना। तो वो अगर थोड़ा बहुत भी अंदर चला जाता है तो कोई नुकसान नहीं करता। कोशिश करिए नॉन फ्लोरिडेटेड पेस्ट लें, तो उससे नुकसान कम होगा। अगर फ्लोरिडेटेड भी लेते हैं तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, बट ये अगर ज्यादा अमाउंट में आपने राइस ग्रेन से ज्यादा अमाउंट में पेस्ट लगाया है तो हो सकता है कि फ्लोरोसिस हो जाए। फ्लोरोसिस कि सफेद धब्बे हो जाते हैं दांतों में, पर वो एक नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा इंटेक करने पे होता है। पर ऐसा बहुत कम होगा क्योंकि माँ बाप साथ खड़े होके ही ब्रश कराते हैं। जी बिल्कुल। ज्यादातर डेंटिस्ट्री में किस तरह के केस देखने को मिलते हैं? ज्यादातर कैविटीज हो गई, स्पेशली दूध के दांतों में कैविटीज होना, दांत टेढ़े मेढ़े होना, ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जो होता है, अक्कल दांत जिसे हम विजडम टूथ या थर्ड मोलर कहते हैं, उसका परेशानी ये होता है। प्लस आजकल बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें दांत घिस रहे हैं, ठंडा गर्म लग रहा है, कोई कैविटी नहीं है। ये केसेस आजकल जो अडल्सेंट एज है, जो युवा है, इनमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी। बच्चों में कैविटी हो जाती है दूध के दांतों में, तो क्या करना चाहिए? मतलब दांत निकाल देना ही ऑप्शन है या किसी और तरीके से? क्योंकि बच्चा जैसे आरसीटी जो करते हैं वो बच्चा नहीं करवा पाता है। आरसीटी बच्चा करवा लेता है, लेकिन उसके लिए बच्चे का कोऑपरेटिव होना, प्लस वो बच्चा 8 से 9 साल का होगा तभी वो इतना कुछ समझ पाएगा। इसलिए शुरू से माता पिता को साथ खड़े होकर ब्रश कराना चाहिए उनको। दूसरा ये कि अगर आप मेंटेन रखोगे, थोड़ी बहुत भी इनिशियल कैविटी होगी, अगर आप ब्रशिंग मेंटेन रखोगे तो वो बढ़ेगी नहीं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, टूथपेस्ट का ध्यान रखना चाहिए और खुद साथ खड़े होकर कराना चाहिए। जी। जैसे दांत जो खराब हो जाते हैं तो किस चीज का ज्यादा फर्क पड़ता है? शुगर से, मीठे से, जंक फूड से, स्मोकिंग से? किस चीज की वजह से दांतों पर असर ज्यादा होता है? शुगर से भी पड़ता है, शुगर से तो बहुत ज्यादा गंभीर पड़ता है। अगर बच्चों में ही बात करी जाए तो शुगर इंटेक काफी सारा कर लेते हैं, कैंडी, टॉफी, चिप्स ये सब खा लेते हैं, लेकिन कुल्ला नहीं करते। यही सब दांतों में फंस जाता है और हमारे मुंह में, जैसे कि पता है कि बैक्टीरिया होते ही हैं, वो इस शुगर से रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो एसिड दांतों की परत होती है हमारी इनामल, उसको बिल्कुल डिग्रेड करके खोखला कर देते हैं और वो कैविटीज कर देती है। स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग एक तो वो बड़े लोगों की बात हो गई। स्मोकिंग मसूड़ों को भी नुकसान करता है, प्लस वो दांतों को भी नुकसान करता है, स्टेनिंग करता है, मसूड़े पतले हो जाते हैं जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्राई रहने लग जाता है उनका माउथ। तो ये चीजें हैं जो कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं।
जी। जैसे बच्चों में मान लीजिए कैविटी हो जाती है, एक दांत पर कैविटी हुई है, तो क्या उस एक दांत जो खराब हुआ है वो आगे और दांतों पर भी उसका असर होता है? अगर इनिशियल में पता चल जाता है कि सपोज दूध के दांत में कैविटी हो गई है, तो अगर समय रहते इलाज करा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कराते हैं, बहुत जी। ज़्यादा खराब हो जाता है, तो चांसेस है कि आसपास के दांतों में प्लस जो परमानेंट आने वाला है, उसमें भी वो कैविटी आगे चल के आने की संभावना बन जाती है। जी। तो कोशिश करना चाहिए कि समय रहते उसे इलाज करा लें, वो जी। आगे बढ़े नहीं। और इम्प्लांट भी आजकल बहुत चल रहा है, जैसे उसके बारे में थोड़ा बताइए। इम्प्लांट एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है, आम भाषा में बिल्कुल बताऊं तो, जी। जिसको हम हड्डी में फिट कर देते हैं, स्क्रू की तरह कस देते हैं और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। वो इम्प्लांट आपका नेचुरल दांत जैसे काम करता है। ये फर्क रहता है कि आप कितने दांत आपने निकलवाए हैं। कई लोगों के मल्टीपल इम्प्लांट्स लगते हैं, कई लोगों के सिंगल टूथ ही मिसिंग होता है, उसमें इम्प्लांट लगते हैं। सक्सेस रेट इम्प्लांट की ज्यादा है, क्योंकि इम्प्लांट एक फॉरेन बॉडी है ना, और वो बोन के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, जी। तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ये चीज है मैम। और जी। इम्प्लांट्स भी मैम दो तरह के होते हैं, एक क्रेस्टल और एक बेसल। क्रेस्टल बोन में लगता है, जैसे कि दोनों का नाम है, क्रेस्टल बोन में, एक बेसल बोन में। क्रेस्टल बोन एज के साथ में घटती जाती है ना, वजह बेसल बोन वो हमेशा बनी रहती है। आप देखेंगे बहुत कोई बूढ़ा सा होता है तो भी उसकी हड्डी होती है, जी। वो जो हड्डी होती है वो बेसल बोन कहलाती है, वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है। तो उस इम्प्लांट की सक्सेस रेट ज्यादा है, प्लस वो एडवांस है। इमीडिएटली आप उसको कैप दे सकते हैं, आज इम्प्लांट किया और परसों तक कैप देके आप उसे फ्री कर सकते हैं। क्रेस्टल इम्प्लांट्स में ये है, आज इम्प्लांट किया, वो हड्डी के साथ जुड़ेगा, 4 से 6 महीने बाद फिर हम कैप दे पाते हैं। जी। पर दोनों की स्ट्रेंथ अपने आप में बहुत अच्छी होती है, कोई ऐसा नहीं है, बस फर्क ये है कि वो एडवांस है, ये नॉर्मल वाला इम्प्लांट। जी। दांतों के इलाज में अभी और आपने कितने बदलाव देखे हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक की, अगर अपन बात करें तो? हम सबसे पहले बात करें तो हमारे एक्सरेज में बहुत फर्क आ गया। आजकल जी। डिजिटल एक्सरेज हो गए। पहले के टाइम में एक्सरे लेते थे, फिर उसे डेवलप करते थे, जी। फिर आगे का ट्रीटमेंट करते थे। आजकल डिजिटल एक्सरेज हैं, मल्टीपल एक्सरेज ले सकते हैं, सर्जरी करते हुए भी ले सकते हैं, ना डेवलप करने का चक्कर है। जी। दूसरा कैड-कैम टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल कैड-कैम की वजह से आप सिंगल टूथ या मल्टीपल ब्रिज विद इन 24 आवर्स वो मशीन आपको बना के दे देती है। डिजिटल इम्प्रेशंस आ गए हैं। पहले के जमाने में घोल बना के अल्जीनेट का नाप लेते थे, जी। आजकल सिंपल कैमरे से पूरा आपका आर्च, जो अपर और लोअर आर्च होती है, इसका इम्प्रेशन आ जाता है। मशीन ये सारी चीजें रिकॉर्ड करती है और उसके बाद में वो आपको पूरा मॉडल बना के देती है और सीधे कैप पकड़ाती है। तो जी। वो एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है उन लोगों के लिए जिनको नाप देने में सांस भरता है, उल्टी आती है, जी घबराता है, ये एक बहुत अच्छी चीज है उनके लिए। दूसरा, आजकल लेजर डेंटिस्ट्री का बहुत कॉमन है चलना। लेजर डेंटिस्ट्री आजकल सर्जिकल पार्ट जो है उसमें वो बहुत कम कर दिया है। जो हमारी सर्जरीज होती है उसमें तो टाइम कंजम्पशन कम होता है, जी। ब्लीडिंग कम होती है और हीलिंग फास्ट होती है, ये भी एक है। ऑर्थो में आजकल देखा जाए तो अलाइनर्स चल रहे हैं। जी। पहले ये था कि कैसे लगाऊंगा, ब्रेसेस दिखेंगे, पब्लिक अपीयरेंस में लोग घबराते थे। बिल्कुल। आजकल ये हो गया है कि इनविजिलाइन करके आता है ऑर्थो, ट्रांसपेरेंट रेज होती है जिनको जी। दिया जाता है। अगर लोग पब्लिक में भी पहन के जाएंगे तो उन्हें किसी को पता नहीं चलेगा कि इन्होंने ट्रेस पहन रखी और ये ऑर्थो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ये बहुत सारी नंबर्स की ट्रेज आती हैं जी। और जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो आपको पहले ही दिखा दी जाती है कि ये आपका फाइनल आउटकम आएगा। ये सबसे अच्छी बात है, जब पेशेंट ओके करता है तभी उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। नहीं तो बाद में कहीं पेशेंट को लगे कि ये ऐसा दांत नहीं हुआ, अंदर होना चाहिए था, हाँ, ये हाँ। नहीं हुआ, तो ये सारे चेंजेस वो शुरुआत में कर सकता है जब आपका ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं हुआ होता। जी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका रहा है इसमें डेंटिस्ट्री में। आजकल बहुत अच्छा ये नया तरीका एडवांस्ड हो गया काफी कुछ। बिल्कुल, और जी। टाइम कंज्यूम बहुत कम हो गया है। अक्कल दाढ़ आती है वो किस एज में आती है? मैम वो 16 to 17 ईयर्स में आनी शुरू हो जाती है। जी। कई लोगों के 30 साल में भी आती है और कईयों के बाद में 45 में भी आती है। बट आजकल देखा जा रहा है जो नई जनरेशन आ रही है इनके थर्ड मोलर्स हैं ही नहीं, आते ही नहीं है, क्योंकि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसा कि हम अपेंडिक्स के बारे में जानते हैं, जब आदि मानव टाइम में घास पत्ते खाते थे तब अपेंडिक्स काम में आता था। जी। अब धीरे धीरे उसका यूज खत्म हो गया। सेम इसको विजडम टूथ या अक्कल दाढ़ है,
ये अब आती ही नहीं है आजकल के बच्चों में। हाँ, अब इतना इसे जनरेशन में नहीं नहीं सुनाई है देता। जनरेशन में, जी इसलिए से अक्कल डांट कहते हैं आप 17 से 18 साल में अक्कल आ जाती है, इसलिए कहते हैं इसे अक्कल डांट आना। जी। कुछ लोग होते हैं जो सुबह शाम दोनों टाइम ब्रशिंग करते हैं, उसके बावजूद भी उनके मुंह से बहुत स्मेल आती है, तो ऐसा क्यों होता है और फिर उन्हें क्या करना चाहिए? जनरली ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो ज्यादा बोलते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। जी वो लोग इनटेक तो पूरा करते हैं लेकिन पानी नहीं पीते। जी तो वो पानी नहीं पीने से जो मुंह है वो सूख जाता है ना। जो सूखने से जो लार है वो बहुत गाढ़ी हो जाती है, इसलिए उसकी स्मेल आने लग जाती है। तो जनरली ऐसा उनमें भी होता है जो डेंचर्स पहनते हैं, बड़े लोग जो होते हैं वो जो डेंचर्स पहनते हैं, वो डेंचर की प्रॉब्लम ये है कि वो मुंह सुखाता है एज के साथ में। तो बेहतर है कि आप पानी का इंटेक बढ़ाएं। पानी से मेरा मतलब चाय कॉफी जूस नहीं है, पानी मतलब प्रॉपर पानी। चाहे आप सिप सिप करते हुए पिए बीच में, वो उससे हाइड्रेशन बना रहता है, तो उससे आपकी जो लार है वो पतली रहेगी और आपको इतनी स्मेल नहीं आएगी। वरना जिनके ड्राई माउथ होता है बेसिकली, वो अगर माउथ वॉश भी यूज करेंगे ना तो भी उनकी समस्या खत्म नहीं होगी। ये चीज होती रहेगी उनके साथ में। जी। चाय से कितना नुकसान होता है दांतों को? चाय से तो मैम लिमिट में ली जाए तो ठीक है। अगर आप ओवर लिमिट लेते हैं, 8-10 कप रोज लेते हैं, तो वो स्टेनिंग की समस्या रहती है। प्लस आपको कुछ समय बाद येलोनेस नजर आ जाएगी दांतों पे। वो जो स्टेन्स होते हैं वो दांतों के अंदर चले जाते हैं। वो फिर ब्लीचिंग से ही जाते हैं, वो नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं जाते हैं। ये चीज आजकल ये भी सुनने में आ रहा है काफी कि जैसे हम जो ब्रश पेस्ट करते हैं, कोलगेट, क्लोजअप, वो अगर बॉडी के अंदर जाता है तो उससे कैंसर कॉजेज होते हैं। ऐसा मैम अभी तक कोई साइंटिफिक थ्योरी या रिसर्च नहीं आई है जो ये प्रूव करे कि ये सब होता है। हाँ, डेफिनेटली कुछ SLS जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट या ट्राइक्लोसन जैसे मटेरियल्स हैं उसमें जो ऐसा कहते हैं हार्मफुल है बॉडी के अंदर, बट वो अप टू अ लिमिट होते हैं। और अगर ऐसा रहता है तो बेटर है कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले या हर्बल वाले टूथपेस्ट पे स्विच करें, बजाय जो ब्रांडेड वाले आते हैं उनके ऊपर। आजकल काफी कम उम्र में ही बच्चों को ठंडे गर्म की समस्या होने लग गई है, बच्चे दांत पीसते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैम ये स्ट्रेस लेवल के कारण है। हर किसी एज ग्रुप में स्ट्रेस लेवल आप देखेंगे, बच्चे आजकल फोन की तरफ या पीसी की तरफ, टीवी की तरफ ज्यादा एडिक्टेड है। उनको अपने लेवल का स्ट्रेस है, बड़ों को काम का स्ट्रेस है। हाउसवाइफ की बात करें या वर्किंग वुमेन की बात करें, उनका अपना रूटीन का स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस के चलते वो अनकॉन्शियसली रात को दांत पीसते हैं। जो पास में सोता है उसे मालूम चलता है, ताकि जब वो सुबह उठते हैं या तो जॉज की मसल, जो जबड़े की मसल्स होती है उसमें पेन रहता है, ऐंठन रहती है। प्लस इवेंचुअली ये चीज बढ़कर ठंडे गर्म की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो दांत की परत है वो आपस में रगड़ खाकर रिड्यूस हो रही है, जो नर्व्स हैं वो ओपन हो रही है। तो ठंडे गर्म की समस्या ये आजकल बहुत बढ़ गई है। प्लस इसको कहते हैं हम न्यूरोमस्कुलर डेंटिस्ट्री। अगर समय पे आप इलाज नहीं कराते हैं तो इससे आपको नेक पेन, सर्वाइकल, बैक एक, घुटनों का दर्द, ये बहुत देखने को मिलता है। तो बहुत अर्ली एज में अगर ये होता है तो आप यही सोचते हैं फिजिशियन के पास चलते हैं या किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाते हैं। इस चीज का मेन कारण वो कभी नहीं बता सकते। वो आपको ये कह सकते हैं कैल्शियम की कमी है, पेन किलर्स ले लीजिए। तो बेहतर है कि समय रहते आप ध्यान रखें क्या परेशानी आ रही है, अगर बच्चों को आ रही है। प्लस ये भी कि एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करें कि दांत क्यों पीस रहे हैं, है ना। ये बहुत चीज जरूरी है आजकल। और जैसे दांतों में व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं तो ये कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी है, तो वो सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से ही होते हैं या इसका कुछ और भी कारण है? ये कैल्शियम की कमी से भी होते हैं कि जब परमानेंट दांत आ रहे थे तब बच्चे ने प्रॉपरली कैल्शियम नहीं लिया है। कैल्शियम की टैबलेट्स भी या दूध, पनीर ऐसी चीजें उसने नहीं ली है तो भी होते हैं। प्लस कहीं कहीं जगह की आप बात करें तो फ्लोराइड ज्यादा होता है, तो वो फ्लोरोसिस के दांत जो इनिशियल अमाउंट जो फ्लोराइड का होता है उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जो स्टेन्स होते हैं वो व्हाइट होते हैं। और ज्यादा ऊपर जाता है तो उसके स्टेन्स येलो होने लग जाते हैं। तो ये सारे स्टेन्स आप पूरी हिस्ट्री लेने पे ही पेशेंट की बता सकते हो कि वो कहाँ बॉर्न हुआ है या फिर कोई डेफिशिएंसी के कारण ये स्टेन्स आ गए हैं। इन स्टेन्स को अपन आगे चल के करीबन 17-18 साल का जब बच्चा हो जाता है तो आप ब्लीचिंग से ठीक कर सकते हो।
उसके अलावा और कोई उपाय नहीं होता इसमें। जी, और ब्लीचिंग से परमानेंटली ठीक हो जाता है ये? ब्लीचिंग ऐसा कहते हैं मैम कि 70% तक आपका नेचुरल कलर ले आता है, जी। लेकिन कुछ समय बाद आप मान के चलो, जैसे अगर उसकी कोई और हैबिट्स नहीं रहती है, ज्यादा चाय नहीं पीता, स्मोकिंग नहीं करता या ऐसी चीजें नहीं करता है, तो वो कम से कम 8-10 साल तक कहीं नहीं जाता। जी, और जो दांत होते हैं उनके नेचुरल कलर क्या होता है? हल्का येलो या फिर प्योर व्हाइट? मैम जो नेचुरल कलर होता है वो येलोइश व्हाइट होता है। भगवान ने हर एक को दांत का कलर उसकी शक्ल के अकॉर्डिंग दिया है। कभी आप देखोगे अफ्रीका वालों को देखोगे तो उनके दांत बहुत व्हाइट दिखते हैं, जी, है ना, बजाय आप बहुत गोरे लोगों को देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा येलो है इनके येलोइश आ दांत। जाते हैं। तो ये सब गॉड गिफ्टेड है, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये डिसाइड कर दे कि इनके दांत सफेद आए एकदम। और दूध जैसे दांत तो आप मेरी मानिए बहुत ही बुरे दिखते हैं किसी के भी चेहरे पे। वो सिर्फ अपन एड्स में ही देख सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ एड्स में ही देख सकते हैं। बच्चों के जब दांत टूट जाते हैं, दूध के दांत, तो बच्चे वहां पर टंग बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो कहते हैं कि इससे टेढ़े मेढ़े दांत आएंगे, तो क्या ये सही है? बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर समय से दांत टूट गया बच्चे का और फिर वो खाली जगह होगी तो नेचुरली उसकी जीभ जाती है। जी, अगर उसको सही समय पे स्पेस मेंटेनर्स आते हैं, वो स्पेस मेंटेनर्स नहीं देते हैं, तो वो बच्चा जीभ लगा लगा के उस टूथ की डायरेक्शन चेंज कर देता है, क्योंकि टूथ जो आता है, जो दांत आता है, वो क्राउन पोर्शन पहले आता है। जी, तो सबसे पहले जो क्राउन होता है उसको कंटिन्यूअस जीभ का प्रेशर पड़ेगा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए डेंटिस्ट के पास जाके वहां स्पेस मेंटेनर लगाएं, ताकि बच्चा जीभ भी लगाए तो भी दांत अपने पर्टिकुलर एरिया में ही आए, प्लस उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो ग्रोथ का। जी। स्पेस मेंटेनर क्या होता है? स्पेस मेंटेनर वहां देते हैं जब समय से पहले दांत टूट गया जी, या मल्टीपल दांत एक साथ टूट गए, तो वहां पे वो एक मेटल का स्पेस मेंटेनर आता है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, वो उस स्पेस को मेंटेन करता है जी, ताकि जो परमानेंट टीथ जो आ रहे हैं उसके, वो उसी डायरेक्शन में आए और उसी जगह पे आए, प्लस ना वहां पे खाना फंसे, ना वहां पे कोई गंदगी या जीभ से प्रेशर का कोई फर्क पड़े। जी। मैम, आप दर्शकों को ओरल हेल्थ के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि नियमित ब्रश करें, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो करें ही करें, माउथ वॉश करें और जब भी कुछ खाएं अच्छे से कुल्ला करें, और साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट को विजिट जरूर कराएं। लोगों का अमूमन ये रहता है जब दर्द होता है वो तभी जाते हैं। हाँ। कोशिश करें कि परेशानी इतनी ना बढ़े, समय रहते पहले डेंटिस्ट को दिखाएं। जी। हाँ? तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अनुश्री माथुर, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपने दांतों का ध्यान रख सकते हैं और एक खूबसूरत सी हंसी को जिंदा रख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम।